आज हम लोग पढ़ेंगे मोर वन से रिलेटेड यूपीपीएससी, यूपीएससी, आरओ और बीपीएससी में आए हुए 1993 से 2023 तक के सभी प्रश्नों को। तो बिना किसी देरी के हम लोग पढ़ते हैं। कथन 1, अशोक के अभिलेखों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का उल्लेख, सामाजिक समानता के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। सही बात है। अशोक ने अपने शिलालेखों में बौद्ध संघ के आचरण का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया था। यह भी बात सही है। तो आंसर नंबर सी क्या सही होगा? आंसर नंबर सी, 1 and 2 बोथ। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मृत्यु जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए श्रवणबेलगोला में त्याग दी थी। सही बात है। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। ये बात तो गलत है, क्योंकि ये जैन धर्म को मानने थे। अपने अंतिम दिनों में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। संलेखनाविद से इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो आंसर क्या होगा? केवल एक सही। बिंदुसार ने यूनानी शासकों से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। सही है। बिंदुसार को अमित्रघात के अलावा अजातशत्रु के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी। अशोक के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया। पहला बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में, अशोक के काल में थोड़ी ना हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इस संगीत का मुख्य उद्देश्य त्रिपिटकों को संकलित करना। ये भी गलत है, यानी कि आंसर नंबर डी। दोनों कथन गलत है। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुए थे। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने केवल बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अन्य धर्मों को दबाने का प्रयास किया। गलत। अशोक ने अपने शिलालेखों में अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का संदेश दिया। बिल्कुल सही। तो आंसर नंबर ऑप्शन बी। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 6, कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल राजनीतिक और आर्थिक मामलों पर केंद्रित था। गलत। अर्थशास्त्र में न्याय, युद्ध, धर्म का भी वर्णन मिलता है। सही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य साम्राज्य के अंत में बृहद्रथ को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। सही है। मौर्य साम्राज्य का पतन आंतरिक विद्रोह और कमजोर प्रशासन के कारण हुआ था। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि कोई योग्य शासक ही नहीं बचा हुआ था। वहीं पढ़ रहे हैं आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य काल में व्यापार और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया। ये तो सही है। व्यापार और कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। मौर्य शासनकाल में राज्य का मुख्य राजस्व आयात निर्यात होता ही नहीं था, बहुत कम होता था। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अशोक का सबसे विस्तृत अभिलेख सहबाजगढ़ी है। ये भी बात सही है, सबसे विस्तृत यही है। सहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक का धम्म किसी विशिष्ट धार्मिक विश्वास पर आधारित नहीं था, क्योंकि वो मतलब खुद पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल की बात करता था। जो धम्म था, धम्म सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण पर आधारित था। धम्म का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक वर्गों में एकरूपता स्थापित करना। बात सही है। तो ऑप्शन सी। अगले 10 क्वेश्चन, अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म का प्रचार किया। ये बात सही है। अशोक ने धम्म में धार्मिक सहिष्णुता और अहिंसा पर बल दिया। ये भी बात सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए, 2, बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य साम्राज्य का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र पाटलिपुत्र था। ये तो बात सही है। मौर्य साम्राज्य में प्रांतीय शासकों को कुमार कहा जाता था, कुमार अमात्य जो कहा जाता था। तो ये भी बात सही है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। ये भी बात सही है। इस युद्ध के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी बेटी का विवाह कर दिया था। हेलेना का विवाह अपने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भेज दिया था। अपना एक राजदूत इनके दरबार में भेज दिया था जिसका नाम मेगस्थनीज है। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। बात सही है। बिंदुसार ने दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर विजय प्राप्त कर ली थी। ये भी बात सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का यानी कि मौर्य वंश के प्रशासन का वर्णन किया है। ये भी बात सही। इंडिका में वर्णित है कि मौर्य काल में राजा का न्यायालय जनता के लिए हमेशा खुला रहता था। राजा का न्यायालय जनता के लिए हमेशा खुला रहता था। ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। अशोक के अभिलेखों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी गई है। ये बात तो सही है। अशोक ने अपने अभिलेख केवल ब्राह्मी लिपि में नहीं, ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक तीनों लिपियों में लिखाए हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए ही सही होगा। वहीं प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। मौर्य प्रशासन में विभिन्न विभागों का संचालन महामात्र नामक एक अधिकारी करता था। ये बात सही है। महामात्र केवल धार्मिक मामलों को देखता था? नहीं भैया, विभिन्न विभागों का पहला ऑप्शन सही पता चल जाए तो दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। यहाँ भी एलिमिनेशन मेथड लगते हैं। प्रश्न नंबर 8। अशोक के शिलालेख केवल भारत में ही पाए गए? बिल्कुल गलत। अशोक के अभिलेखों का प्रचार बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए किया गया, ये बात कही जा सकती है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन बी को ही देखेंगे। मौर्य काल में सप्तांग सिद्धांत का पालन किया। बात सही है। यह सिद्धांत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो अर्थशास्त्र कौटिल्य की थी उसके अंदर सप्तांग सिद्धांत की बात कही गई थी, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। मौर्य काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मौर्य काल में थोड़ी ना की गई थी, नालंदा ये वहाँ पढ़ता ही था, तक्षशिला में पढ़ता था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य बौद्ध शिक्षा का प्रसार करना, गलत है, तो बोथ क्वेश्चन आर रॉन्ग। तो कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य को क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त। चाणक्य को क्या कहा जाता था? विष्णुगुप्त। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वहीं अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो यह देश के उस समय के आर्थिक जीवन का वर्णन करता है। आर्थिक नहीं, राजा के कर्तव्यों से निर्दिष्ट होता है। राजनीति के सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। वित्तीय सुधारों पर बल देना बात कही गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो सबसे पहले किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वहीं अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग अभिलेख से, अशोक के गिरनार अभिलेख से, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन द्वारा बनाए गए जूनागढ़ अभिलेख से, जो किसका राज्यपाल था? चंद्रगुप्त मौर्य का। क्वेश्चन नंबर 7, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? किसने की थी? तो अशोक ने। मौर्य वंश से रिलेटेड है तो अशोक ने की थी, बाकी कोई मौर्य वंश से रिलेटेड है ही नहीं। फिर तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे। गया, कपिलवस्तु, कुशीनगर, लुम्बिनी,
सारनाथ, श्रावस्ती, इसमें से किन किन जगहों पर गए हुए थे? तो कहाँ पे गए हुए थे? गया गए हुए थे, ठीक है। कपिलवस्तु नहीं गए थे, कुशीनगर गए थे, फिर लुम्बिनी भी गए हुए थे, फिर कहाँ गए? मतलब मार्ग, मतलब किस मार्ग से गए हुए थे ये बताना है, सॉरी। तो सबसे पहले कहाँ गए थे? सबसे पहले गए थे गया, उसके बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के बाद सारनाथ, सारनाथ के बाद श्रावस्ती, इस हिसाब से गए हुए थे। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? 1 3 4 2 5, यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने। किसने बनवाया था? तो अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कौन सा है? लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़ का स्तंभ। कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन हमें ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से, रुमनदेह स्तंभ लेख से, वेन्सांग के विवरण द्वारा प्रथम लघु शिलालेख से, तो किससे? 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से 12 निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? मतलब अशोक का नाम अशोक ही उल्लेख हुआ है, तो कौन सा है वो? गुर्जरा अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख से। पत्थर पर, क्वेश्चन नंबर 13, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पाली, संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी, तो किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्रश्न नंबर 14, वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चला है, वो कौन सी जगह थी? अनुराधापुर, नेपाल, अनुराधापुर, नेपाल। राजुक, मौर्य साम्राज्य में राजुक कौन होते थे? मौर्य साम्राज्य में राजुक शासन के एक अधिकारी होते थे। राजुक को नियुक्त करके राजा फ्री महसूस करता था। तो मौर्य काल में, क्वेश्चन नंबर 16, मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित होता था? तो एग्रोनोमोई अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित होता था। एग्रोनोमोई अधिकारी मार्ग निर्माण से संबंधित होता था। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य होता था। सीता क्या होती थी? राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी। राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी, ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय होती थी। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही क्रम लिखिए। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था। बिंदुसार को अमित्रघात, बिंदुसार को अमित्रघात। वहीं अशोक को प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन था तुर्मय कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा? तो ये मिस्र का राजा था। क्वेश्चन नंबर 19, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? दक्षिण भारत की बात कर रहा, सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? तो सातवाहन, सातवाहन जो राजा थे सबसे प्रभावशाली राजा थे।
अब पढ़ते हैं 1993 से 2021 तक IAS परीक्षाओं में मौर्य साम्राज्य से आए हुए प्रश्न। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त, सिंपल क्वेश्चन है। फिर प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का वर्णन किया गया है? किसमें? अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है, तो हम पढ़ते हैं। कथन, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। बात सही है, ये बात सही है। कारण, क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। ऐसा तो नहीं था, मतलब कारण तो सही नहीं है, पर ये ऑप्शन तो सही है, पर ये कारण नहीं, इस वजह से नहीं किया था उसने। तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, पर ये कारण सही नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और दोनों सही, परंतु आर जो है का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? बी। ये ऑप्शन बी है। अशोक के राज्यादेशों को सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? मतलब सबसे पहले किसने पढ़ा था, ऐसा कहना है। तो जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले पढ़ने में किसको सफलता मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। निम्नलिखित में कैसे उभायधार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेखों में अशोक को प्रस्तर कहा गया था? किसने कहा गया है? शहबाजगढ़ी। प्रस्तर कहते हैं, ठीक है, तो शहबाजगढ़ी। अशोक को अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख किया गया है? तो प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में किस इस एक राज्य क्षेत्र राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वो कौन सा था? मास्की स्तंभलेख जो था उसमें। एक स्टेटमेंट दिया है। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय की महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है? किसने कहा था? ये अशोक ने कहा था। मतलब अशोक किस धर्म को फॉलो करता था? बौद्ध धर्म को, ठीक है। जबकि अन्य धर्मों के साथ तो वह कैसा था? सहिष्णु था। अशोक ने जो अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, वो कौन सा है? दूसरा और 13वां। दूसरा और 13वां। दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख। दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख। दूसरा और 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों में गलत है? यह अखंड है, या एक बढ़िया पॉलिश है, स्तंभों को सॉफ्ट, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये बताया गया था। विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दुर्भिक्ष संधियों के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिक्ष संधियों के बारे में बताया गया था।